अंतर विराजित परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का विषय रखा गया है डायलॉग विथ मॉन्क का, हाउ टू बी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कैसे बना जाए। और ये एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे लोगों को मन पसंद है। सब चाहते हैं ब्यूटीफुल बनना, पर सबसे ज़्यादा जो लोगों को ध्यान रहता है वो हाउ टू बी ब्यूटीफुल की बजाय हाउ टू लुक ब्यूटीफुल पे रहता है। सुंदर दिखे कैसे। बी ब्यूटीफुल न भी हो तो बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज करके ब्यूटीफुल दिखा जा सकता है। और इसीलिए फेयर एंड लवली का एडवर्टाइज सबसे ज़्यादा चलता है। इसीलिए लैक्मे, ऑरिफ्लेम, गार्नियर की दुकानें चलती है। इसीलिए लॉरियल हर घर में मिलता है। ब्यूटीफुल दिखे कैसे, हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, हाउ टू बी ब्यूटीफुल भूल गए एंड ओनली हाउ टू लुक ब्यूटीफुल ऊपर एक आवरण डाल लिया कि मैं सुंदर दिखूं कैसे। और फिर बची खुची कसर पूरी की मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट ने, जो हर आदमी को ये मोटिवेट करता है टू लुक ब्यूटीफुल बजाय कि बी ब्यूटीफुल। इसलिए मैंने जो सब्जेक्ट रखा तो ये नहीं रखा कि हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, सब्जेक्ट ही है हाउ टू बी ब्यूटीफुल। यदि आप बी ब्यूटीफुल में आ जाओगे तो लुक ब्यूटीफुल तो अपने आप हो जाएगा। यदि भीतर में सौंदर्य नहीं है, भीतर में इनसाइड में ब्यूटी नहीं है, तो आउटसाइड की ब्यूटी ज़्यादा काम नहीं आएगी। थोड़ा सा पसीना आएगा, मेकअप उतर जाएगा। यदि भीतर में ब्यूटी होगी तो वो ब्यूटी हमेशा सस्टेन करेगी। तो हाउ टू बी ब्यूटीफुल इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ टू लुक ब्यूटीफुल। हमें करना क्या है कि भीतर में ब्यूटी कैसे आए। एक उदाहरण देना चाहूँगा। भगवान मल्ली कुमारी बहुत सुंदर थी और बहुत सारे देश के राजा उन पे मुग्ध थे। और 6 देश के राजाओं ने मल्ली कुमारी के पिता के पास उनकी शादी के लिए प्रपोजल भेजा। और प्रपोजल इस कंडीशन के साथ कि एक्सेप्ट नहीं किया तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। भगवान मल्ली ने सोचा कि इनको समझाने का क्या तरीका हो। उन्होंने एक हूबहू खुद की मूर्ति बनवाई और उस खोखली मूर्ति में रोज कुछ खा करके जो अन्न का कण बचता था, जो बचा हुआ भोजन होता था, रोज उसमें डालती जाती। 6 महीने तक ये क्रम चला। 6 महीने तक अन्न के जूठे दाने को, भोजन को उसमें डाला गया। और जिस दिन 6 राजकुमार राजा वहां पे उपस्थित हुए और इस तरीके का एक रूम बनाया हुआ था कि उसके सर्कुलर में 6 गेट थे, एक दूसरे को न दिखे, उन्हें वहां पे बुलाया गया। और मल्ली कुमारी उस मूर्ति के पास जाकर के खड़ी हो गई। सबने देखा कि ये 2 मल्ली कुमारी कैसे। इतने में भगवान मल्ली ने उस मूर्ति के ढक्कन को, गर्दन को खोला। पूरा कमरा बुरी तरह से दुर्गंध से भर गया। सब राजा घबराए, नाक बंद किया और जाने लगे। तो मल्ली ने कहा, जाओ मत। हर शरीर के भीतर का हाल यही है। जो कुछ भी है वो ऊपर के स्किन और लेयर के कारण आप मुझे सुंदर समझ रहे हो, बट यदि मेरी बॉडी को काट के भी ऐसे ही रखा जाए तो यही हालत नजर आएगी। यदि भीतर में ब्यूटी नहीं है तो बाहर में आर्टिफिशियल चाहे कितना ही क्यों न कर ले, आप ब्यूटीफुल नहीं बनेंगे। बट यदि ब्यूटी इनसाइड से फूटे तो फिर कोई मेकअप न भी करें तो आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कहलाएंगे। सो ब्यूटी शुड कम फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड की पाउडर लगाया, फाउंडेशन लगाया, लिपस्टिक लगाई और ब्यूटी आ गई। नहीं, ब्यूटी निकलनी चाहिए भीतर से। एक महिला
बहुत सुंदर है, बट उसके पास जाते ही गुस्सा और गालियां इतनी जबरदस्त हो तो क्या कोई उसके पास जाएगा? एक आदमी दिखने में बहुत सुंदर है, बट उसके भीतर में घमंड इतना भरा है कि आप 2 मिनट बात करो तो आपको लगेगा कि ऐसे आदमी से बात करना बेकार है। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे दिखने में सुंदर न भी हो, जिनके पास में पैसा न भी हो, जिनके पास में पावर न भी हो, बट उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है, वो उतने भीतर में उनके ब्यूटी होती है कि आपका मन करेगा कि ये आदमी आए मेरे पास बैठे कुछ बात करे। और यदि कोई बाहर से कितना ही ब्यूटीफुल हो, एक बार अट्रैक्ट कर सकता है, बट उसका अट्रैक्शन कंटिन्यू नहीं रह सकता। कंटिन्यू अट्रैक्शन उसी का रहेगा जिसके भीतर में ब्यूटी होगी। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आप लोगों की ब्यूटी को बिगाड़ती है, जिनका ध्यान देना चाहिए? यदि हम इनसे बच जाएं और इनके ऑपोजिट को अपना लें तो वी कैन ऑल्सो बी ब्यूटीफुल। नंबर 1 मुझे जहां तक लगता है वह है एंगर, गुस्सा। जब कभी आप गुस्से में होते हैं, कांच में चेहरा देखना, इस बार जब गुस्सा आए आपका चेहरा ब्यूटीफुल नहीं रहता है, दोनों नथुने फूलते हैं, उस समय फेशियल एक्सप्रेशन एकदम अलग तरह का हो जाता है। तो यदि आपको ब्यूटीफुल रहना है, ब्यूटीफुल दिखना है, ब्यूटीफुल बनना है, तो सबसे पहला एंगर को छोड़ दें। गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्से से बच जाएंगे तो आप अपने आप शांत, पीसफुल हो जाएंगे। और जिसका चेहरा शांत होगा, सौम्य होगा, वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जिसका व्यवहार अच्छा होगा, बिना गुस्से का होगा, उसके पास लोग जाकर के बैठना पसंद करेंगे। तो यदि मुझे ब्यूटीफुल बनना है तो गुस्से को छोड़ना होगा। गुस्सा करेंगे आपकी बीपी बढ़ जाएगी। एक बात है राजस्थान की, एक आदमी को पैरालिसिस का अटैक हुआ। जब सुनने में आया कि क्यों हुआ, तो अचानक बताया गया कि उसको गुस्सा आया, और गुस्सा आकर के उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था और वहीं पे पैरालिसिस का अटैक आ गया। क्योंकि ब्लड प्रेशर इतना रेज हुआ, स्ट्रोक की सिचुएशन पैदा हो गई। तो फिर क्या ब्यूटी बचेगी? यदि मुझे हेल्दी रहना है तो भी गुस्से से बचना होगा। यदि मुझे ब्यूटीफुल बनना है तो भी गुस्से से बचना होगा। यदि मुझे फैमिली में प्रेम से रहना हो तो भी गुस्से से बचना होगा। यदि बिजनेस में सक्सेस पाना हो तो भी आपको गुस्से से बचना होगा। एंगर एक ऐसी चीज है जो हर फील्ड में आदमी को सक्सेस से रोकती है। आपके पास में एक कस्टमर है जिससे आप माल लेते हैं, व्यापारी है आपका, उसको बहुत गुस्सा आता है, अचानक से आपको लात मार के निकाल देगा। दूसरा कस्टमर जो बहुत शांत है, आप किसको पसंद करेंगे? नेचुरली उसको जो आपके साथ में अच्छी तरीके से बिहेव करता है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि खाना क्यों खाते हैं? बोले भूख के कारण। तो खाली भूख ही कारण नहीं है, बोले भूख है, खाना खाने बैठो और जिसने खाने के लिए बुलाया वो यदि 100 गालियां देने लग जाए तो आपको भूख होगी तो भी थाली छोड़ करके उठ जाओगे। इसका रीजन ये नहीं कि भूख मिट गई, भूख तो है बट साथ में रेस्पेक्ट भी चाहिए। तो खाली खाने की भूख नहीं, आदमी के भीतर में रेस्पेक्ट की भी भूख है। सामने वाला मुझसे अच्छे से बिहेव करे, ये भी उसकी जरूरत है। तो किसी को भी ब्यूटीफुल बनना हो तो उसको एंगर को दूर रखना चाहिए। एंगर को हटा दें और शांति को ले आए, पीस को ले आए, तो आप अपने आप ब्यूटीफुल बन जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज इच्छा तो होती है कि गुस्सा नहीं करें, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी गुस्सा हो जाता है। बाद में रियलाइज भी होता है कि नहीं करता तो ज्यादा अच्छा था। एंड मेरे ख्याल से आप लोगों में से 50 ऐसे होंगे जिनका ये एक कॉमन क्वेश्चन होगा। इसके बहुत छोटे छोटे 2-4 तरीके हैं, टिप्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा।
नंबर 1, जब कभी भी गुस्सा आ जाए तो उसके कुछ शॉर्ट टर्म उपाय हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप नोट करेंगे कि जब आपको गुस्सा आएगा आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। यदि आपको यूजुअली 1 मिनट में 14 to 15 ब्रेथ आते हैं तो गुस्से के सिचुएशन में वो 20, 25, 30, 40 क्रॉस कर जाएगा। आप अपने ब्रीथिंग को कंट्रोल करें, गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, जो आपके हाथ में है। दूसरी छोटी सी टिप, आप उस समय मौन कर लें। बोलना नहीं बोलना आपकी इच्छा है। यदि आप नहीं बोलेंगे तो भी थोड़ी देर में वो गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तीसरा टिप छोटा सा है, यदि गुस्सा आ गया, आपको लगता है कि यह गुस्सा आने वाला है, उस रूम को छोड़ करके दूसरे रूम में या दूसरी एक्टिविटी में लग जाए। चौथा, यदि आपको लगता है कि गुस्सा आ ही गया या आ रहा है, उस समय आप अपने मन पसंदीदा ढाल या गीत चितारना शुरू कर दें, आपका गुस्सा धीरे धीरे सब्सिडाइज हो जाएगा। तो ये 3-4 तरीके हैं जो गुस्सा आने के बाद भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसा भी कोई तरीका हो कि गुस्सा आए ही नहीं, उसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन में ये करना है कि डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। 10 मिनट के लिए फोरहेड पे, सेंटर पे, एग्जैक्ट यहाँ जहाँ ज्योति केंद्र है, आगे से लेके पीछे तक विजुअलाइजेशन ऑफ ब्राइट वाइट कलर, चमकते हुए सफ़ेद रंग का ध्यान करें। फिर उसे पूरे ललाट पे फैला दें। पूरा ललाट चमकते हुए सफ़ेद रंग के परमाणुओं से भर गया है। यदि ये विजुअलाइज करेंगे तो महीने 2 महीने बाद आपको लगेगा कि आपका गुस्सा तो शांत हो गया। कुछ थॉट्स को बदलने के लिए अच्छी बुक्स पढ़ें, लाइक आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कैसे सोचें। कुछ प्रयोग करें और कुछ रेमेडीज शॉर्ट टर्म उनका उपयोग काम में लें, तो आपका गुस्सा अपने आप शांत हो सकता है और आपकी भीतर की ब्यूटी बढ़ सकती है। ब्यूटी का जो दूसरा एक बाधक तत्व है वह है ईगो। जिस किसी में अहंकार ज्यादा होगा उसकी ब्यूटी कम हो जाएगी। शांत। जिस किसी में पोलाइटनेस, हम्बलनेस होगी उसकी ब्यूटी बढ़ेगी। आदमी का व्यवहार एक ऐसी चीज है, बिहेवियर, जिसके कारण पता चलता है कि ये कितना शानदार है, अच्छा है या बुरा है। किसी भी पार्टी फंक्शन में आप जाएंगे, कोई नया आदमी मिलेगा, यदि वो पोलाइट है, आपको ठीक से बात कर रहा है, तो आप उसके पास जाएंगे, बात करेंगे, मिलेंगे। और आप किसी के पास गए और वो यूं खड़ा है, हाँ तो कुछ नहीं, आप वहाँ से निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। और बहुत से लोग हैं। यदि आपको फ्रेंडशिप करनी है, आपको रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो आपको पोलाइट होना पड़ेगा। और पोलाइटनेस जब जीवन में आएगी तो ब्यूटी भीतर से निकलेगी। घमंड किस चीज का? पैसे का। तो आपसे ज्यादा पैसे वाले दुनिया में अभी बहुत हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी का भी नाम अभी तक फोर्ब्स की लिस्ट में आया हुआ है। क्यों घमंड कर रहे हो? और पैसा हो भी गया तो साथ जाने वाला नहीं है। रूप का कि मैं बहुत सुंदर हूं, तो सौंदर्य मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने भी कोई कॉन्टेस्ट विन किया हो। तो आप किस लिए इतरा रहे हो कि मैं बहुत सुंदर हूं? और हो भी तो रूप का गुमान क्या, वो तो एक दिन जाने वाला है। बुद्धि तो इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम अपने पे अहंकार कर लें कि मेरे से ज्ञानी कोई नहीं है। और भरोसा नहीं हो तो अपनी मार्कशीट उठा के देख लें, अपने आप भरोसा हो जाएगा। अहंकार किस चीज का? सत्ता का। मैं पद पे हूं, मेरे पास पावर है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर छोड़ करके मिनिस्टर भी बैठा हो। सत्ता कहाँ है? न सत्ता है, न उतनी बुद्धि है, न उतना धन है, न रूप है, फिर भी हमारे भीतर में ईगो इतना है, केवल इसलिए कि उससे मैं ज्यादा हूं। अरे उससे इससे कंपैरिजन बंद कर दो, जो मैं हूं वो हूं, तो आपका ईगो अपने आप शांत हो जाएगा। और जब कभी ईगो के भाव आए तो 2 प्रयोग अपना लें। एक, अपने से ऊपर देखना शुरू कर दें तो खुद को बहुत बौना महसूस करेंगे, ईगो नहीं रहेगा।
इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो तो नीचे देखो, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो तो ऊपर देखना शुरू कर दो। गर्दन ऊंचा करके नहीं, गर्दन तो ऊंची है, उसको तो झुकाना है, बट जो मेरे से ऊपर है उनको देखना है। दूसरा तरीका, जहां कहीं भी ईगो की समस्या है, एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। दोनों हाथ हैं सबके पास, हाथ जोड़े, रोज जोड़े और बो डाउन, झुके। आप जितना हाथ जोड़ के झुकेंगे, आपके भीतर में पोलाइटनेस आएगा। कभी भी किसी आदमी को ईगो में हाथ जोड़ करके झुकते हुए नहीं देख सकते कि आई एम द बेस्ट। उसको तो आई एम तो होगा कि मैं हूं, जो हूं वो हूं, बट मैं दूसरों से ज्यादा बेस्ट हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। तो छोटी सी एक्सरसाइज जो आदमी रोज करना सीख जाए तो उसका ईगो अपने आप कम हो जाएगा। ईगो कितना बड़ा है कि कभी कभी आप अपने एम्प्लॉय को डांट देंगे बिना उसकी बात सुने, उसकी गलती नहीं थी, बट आपको लगा, इंस्टेंट रिएक्ट किया, उसको डांट दिया। क्या कभी उसको वापस सॉरी बोला? वापस उसको सॉरी कैसे बोल सकता हूं? आई एम द बॉस, ठीक है, उसको मैं कुछ कंपनसेट कर दूंगा, हो सकता है उसका कहीं प्रेज कर दूंगा, बट सॉरी बोल जाऊं तो फिर वह ब्यूटी भीतर से आ नहीं सकती। और बहुत से लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, बोलते हैं कि डॉक्टर ने मना किया, झुकना नहीं है। गर्दन झुकाने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, पर गर्दन झुकाने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होती, गर्दन झुकाने से लाइफ की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो यदि अपने ईगो को कम कर दे तो अपनी ब्यूटी बढ़ जाएगी। तीसरी चीज जो ब्यूटी को कम करती है वह है चीटिंग, किसी के साथ में धोखा देना। आपके भीतर में कुछ, बाहर में कुछ। सामने तो मैं बहुत मीठा बोलता हूं, पर पीछे से उसी के बारे में बुराई करता हूं। दुनिया इतनी छोटी हो गई कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं वो आधे घंटे में तो पूरी दुनिया में घूम के मेरे पास वापस आ जाती है। कोई ना कोई बोल जाएगा कि महाराज अमुक आदमी आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। एक्सपेरिमेंट कर लें कि जिस किसी के बारे में आप कोई कमेंट करते हैं, उस आदमी को कुछ दिन बाद वो पता चल जाता है, वो चाहे रिएक्ट करे ना करे। तो जब दुनिया इतनी छोटी है तो आप किसी को धोखा दे करके, चीट करके कैसे सुंदर बन पाएंगे? उसकी नजरों में गिर जाएंगे। हमेशा जैसा है वैसा दिखने का प्रयास करें, किसी के साथ धोखा न दें। किसी भी व्यापारी को, कस्टमर को, आदमी तब तक एक कस्टमर आएगा दुकान में जब तक उसके साथ में ठीक से बिहेव होता हो। और जिस दिन उसे पता चल गया कि मुझे दिखाया कुछ जाता है और दिया कुछ जाता है, या मुझे बताया कोई भाव जाता है और लगाया कुछ जाता है, उस दिन से वो आपकी दुकान पे आना बंद कर देगा। ब्यूटी तो बहुत दूर की बात है, ब्यूटी भी ठीक से पूरी नहीं होगी। तो यदि हमें हमारी ब्यूटी को बढ़ाना है तो हमें अपने भीतर में सरलता को अपनाना होगा। भीतर में सरलता होगी, आपका व्यवहार इतना मधुर हो, इतना सरल हो कि हर आदमी के मन में विश्वास हो, इस आदमी ने जो बोला है वो वैसा ही करता है। तो अपने आप वो आपके पास आएगा, बैठेगा, और उसे यदि ये पता हो कि पास में बैठा हूं और इसका कुछ रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, वो आपके पास आएगा ही नहीं। तो हमेशा अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए इस तीसरी चीज को, चीटिंग को छोड़ देना चाहिए, छलना वंचना को छोड़ देना चाहिए और सरलता को अपनाना चाहिए। चौथी चीज वह है लालच। जो ज्यादा लालची होता है वो अपनी ब्यूटी को कम करता है। जहां लालच ज्यादा होगा वहां पे हर आदमी, कोई भी आदमी खर्च करने से बचेगा। खर्च मतलब केवल खुद का पैसा ही नहीं, अभी तो उसकी कोशिश रहेगी कि दूसरे वाले का मैं मैक्सिमम यूज कैसे करूं। तो जब भी ये पता चलता है कि सामने वाला तो मेरा यूज ही कर रहा है, तो वो फिर कभी ब्यूटीफुल नजर नहीं आता। ब्यूटीफुल वो होता है जो उदार होता है, जिसके उदारता के लक्षण हो। हर आदमी उसके पास रहते हैं, खाली पैसे से कोई किसी के पास नहीं जाता। पैसा तो किसी के भी पास हो सकता है, और कहते हैं कि पैसे वाले के तो सारे ही रिश्तेदार होते हैं,
बट वो किसी का भी रिश्तेदार नहीं होता। हर आदमी बोलता है वो मेरे मामा के, बुआ के, सासू का बेटा लगता है, मेरे तो एकदम क्लोज रिलेशन है। अरे भाई, और उसको पूछो तो वो बोलता है मैं जानता ही नहीं हूं कौन है। यहां सिचुएशन इसलिए नहीं है कि पैसे के कारण उसकी पूछ है। एक बार गए और उसने पानी के लिए भी नहीं पूछा तो दोबारा क्या बोलेंगे? होगा अपने घर में करोड़पति, मेरे क्या जाता है। ब्यूटी नहीं आएगी। ब्यूटी आप किसी के घर में जाओ और वो आकर के आपको गेट तक रिसीव करने आए, चाहे टूटे खाट पे बिठा करके पानी पिला दे, ठंडा पानी, और उसके बाद आपको गली तक छोड़ने चला जाए, तो आपके मन में एक इंप्रेशन होगा कि आदमी तो ऐसा चाहिए। तो वह व्यवहार जो होता है वह आदमी के भीतर में ब्यूटी को इनसाइड से लाता है। तो लालच का अर्थ केवल पैसा ही नहीं है, पैसे का लालच भी एक लालच है और बाकी चीजों का लालच भी एक लालच है। उन सब चीजों से यदि हम बच जाएं तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है अफ्रीकन कंट्री की। वहां पे कुछ यूरोपियन लोग गए या अमेरिकन गए थे। उन्होंने देखा, एक टेस्ट किया कि 10-12 बच्चे खेल रहे थे और 10 के 10-12 बच्चे ही एकदम सामान्य परिवार से थे, जिनके पास में शायद खाने पीने को भी पूरा न मिलता हो। उन्होंने एक चॉकलेट दिखाया और चॉकलेट दिखा करके पेड़ के नीचे रखा और कंडीशन डाली, जो बच्चा सबसे पहले चॉकलेट को पकड़ेगा वो चॉकलेट उसका हो जाएगा। 10 के 10 बच्चे भागे और 10 बच्चों ने कहा उबंटू, एक साथ जाकर के वहां इंतजार किया और 10 ने एक साथ चॉकलेट को पकड़ा। ये नहीं कि मैं अकेला खा जाऊं। देखने वाले ने तो ये देखा था कि कौन सा बच्चा पहले जाके पकड़ेगा, बट उनके भीतर में ये लालच नहीं था। वो 10 के 10 एक साथ इकट्ठे हुए और चॉकलेट को एक साथ पकड़ा और बांट बांट के एक पीस खा गए। और यही जब हम अपने बचपन को याद करें तो एक चॉकलेट मिल जाए और उसे भाई के साथ शेयर करना हो तो झगड़ा हो जाता था कि नहीं, ये मुझे मिला है, मैं नहीं दूंगा। इसी चीज को ठीक करना, लालच को दूर करना है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ और उसका एक प्लेयर था जिसने गोल किया, यदि मैं नाम मिस न करूं तो समथिंग लाइक अल्बापे, और उसको कुछ 17 करोड़ या ऐसा कुछ उसको इनाम में मिला। और नेक्स्ट डे उसने वो पूरा इनाम गरीब बच्चों के लिए डोनेट कर दिया। और मैं न्यूज़पेपर पढ़कर के सोच रहा था, कई देर तक सोचता रहा कि रियल जैन वो है या मैं जिन लोगों के बीच में बैठता हूं वो है। 17 साल 20 साल का लड़का जिसके सामने पूरी लाइफ है और उसको 17 करोड़ 20 करोड़ जो भी इनाम मिला उसने विसर्जन कर दिया, छोड़ दिया, डोनेट कर दिया। और यहां पे जो 70 साल का आदमी है जिसके पीछे भी कोई बेटा बेटी नहीं है, फिर भी वो इतना चिपका रहता है, तो लालच किसे कहते हैं? भंते, आपका ये कहना है, जैसे आपने फरमाया कि अंदर की ब्यूटी ही मायने रखती है, लेकिन जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है, जो भागदौड़, जो लाइफ फास्ट हो चुकी है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर्स ओनली वंस। और जैसे देखते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से सुंदर दिखता है, पहले अपॉर्चुनिटी वहीं पे जाती है। तो कहीं ना कहीं बाहरी सुंदरता जिसके पास कम रहती है, वो अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट टाइम उनके पास आती है। तो अगर वो पहले अगर जिसके पास गई है, अगर वो वहीं पे हो जाती है, तो एक बार के लिए तो जिसके पास जो टैलेंट रहता है वो एक बार के लिए तो वहीं पे रुक जाता है। तो इसका समाधान कैसे? सस्टेन कौन करेगा? सस्टेन तो अगर जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लेकिन टैलेंट है, अगर आएगी अपॉर्चुनिटी तब तो सस्टेन हो जाएगा, लेकिन एक बार के लिए तो वो चली और एक बार के लिए आएगा तो क्या वो सस्टेन करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए यदि हमारे भीतर में गुण होंगे तो हम लंबी रेस के घोड़े होंगे। हो सकता है कि एक बार पूठरा फर्रा देख करके तो कोई भी ले ले, बट उसके बाद वो इमीडिएट छोड़ देगा। तो भीतर में यदि गुण होंगे तो वो आदमी कैसा भी क्यों न हो, उसकी खुशबू पहुंच ही जाती है। वंदे मुनिवरम।
मथिनंदा में आपने फरमाया था कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप बता रहे थे कि ग्रीड एक ऐसी चीज़ है जो आदमी में नहीं होनी चाहिए। अब जब हम कोई कारोबार करते हैं, कंपटीशन मार्केट में रहता ही रहता है, तो हम क्या करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं। हर सालों साल हम एक टारगेट सेट करते हैं। हम सोचते हैं फलाना साल 2017-18 हमने इतना किया, तो चलो इतना अचीव किया है, तो 2018-19 का एक टारगेट सेट करता है। क्या आप इसको ग्रीड बताते हो, या फिर आप से कहते हो कि नहीं, ग्रीड एक होना अच्छी बात है, पर उसको टारगेट से कंपेयर नहीं करना? इसका कुछ समाधान है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आजकल वैसे तो ग्रीड कम हुआ है, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि मार्जिन की जगह ही नहीं है। और जो टारगेट सेट करते हैं उसमें अपना ग्रीड का पार्ट कम और मेहनत का पार्ट ज़्यादा होता है। क्योंकि ग्रीड होता तो हम किसी भी चीज़ को 10 रुपये को 50 में बेचते, तो वो तो बिकता ही नहीं है। तो 10 की चीज़ 11 में बेचनी है, और यदि 1 करोड़ का टारगेट हो तो मेहनत बढ़ जाती है। तो जहाँ तक मेहनत का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रीड और नीड की इतनी थिन लाइन है कि ये खुद को डिसाइड करना है कि वेयर इट्स माई नीड एंड वेयर इज़ माई ग्रीड। तो जहाँ पे भी लगता है कि ये मेरी नीड नहीं है, वहाँ से ग्रीड की लाइन स्टार्ट होती है। तो वे हर आदमी का लाइन पैरामीटर अलग अलग होगा, तो खुद को अपने आप महसूस हो जाता है कि यहाँ मेरे मन में लालच आया या ये मेहनत से कमा रहा हूँ। तो जहाँ मेहनत है, टारगेट है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति की बात है। बट यदि टारगेट को अचीव करने के लिए 20 घंटे ही लगा दो, तो मुझे लगता है कि वो भी ग्रीड में चला जाएगा। तो बैलेंस करना जरूरी है। वंदे मथेम नमः। इससे संबंधित प्रश्न ही था सर। मुनिश्री, वो जो स्वाभिमान आदमी में होता है, तो स्वाभिमान को क्या हम लोग घमंड ही समझेंगे, या स्वाभिमान अलग चीज़ होता है, अभिमान अलग चीज़ होता है? इन दोनों में थोड़ा बहुत जो फर्क है वो। स्वाभिमान का अर्थ हुआ सेल्फ रेस्पेक्ट। जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं दूसरों के साथ पोलाइट बिहेव कर रहा हूँ और कोई आदमी मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, फिर भी उसके आगे झुकता रहूं, दबता रहूं, या उससे करता रहूं कि मुझे प्लीज़ काम दे दो, ये स्वाभिमान को छोड़ना हो गया। और जहाँ तक मैं हर आदमी के साथ में व्यवहार पोलाइटली करता हूँ, तो वो मेरा ईगो कम होना है। तो ये ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट दोनों अलग अलग चीज़ है। एक छोटी बच्ची कुछ पूछ रही है। कैसे अगर हम घमंड करेंगे खुद के ऊपर, तो कैसे ऐसा हो सकता है कि हमारी ब्यूटी कम होगी? ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि किसी ने सिखा के भेजा है? मेरा क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन है। तो जिस समय में हम घमंड करेंगे, तो हम किसी दूसरे के साथ में अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। और पसंद कौन आता है? जो अच्छे से बिहेव करता है, या वो पसंद आता है जो तुम्हारे से अकड़ के बात करता हो? स्कूल में कौन से फ्रेंड्स पसंद है? जो अच्छे मेरे साथ बिहेव करते हैं। जो अच्छे बिहेव करते हैं। जो पोलाइट है वो पसंद है कि जो ईगो वाले हैं वो पसंद है? जो पोलाइट है वो। तो जो पोलाइट है, इसका मतलब इनसाइड से ब्यूटी आ गई। तो वो चेहरे पे कोई गोरा होना, काला होना ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी होती है हमारे गुण के कारण। तो वो आदमी हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है? हाँ, पूछो, और कुछ पूछना है? पर अगर हमसे और अगर हमको ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, पर कोई और अगर हम खुद पे अगर किसी और हमारे साथ, अगर हम उस पीपल के साथ अच्छे से बिहेव करें, पर वो हमारे साथ अच्छे से बिहेव ना करे, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें तो अच्छे से ही बिहेव करना चाहिए। वो नहीं करे तो उसकी डर्टीनेस होगी, बट हम तो हमेशा ही ब्यूटीफुल रहेंगे। ठीक है? बनते, आप जब आपने इतना सुंदर बताया कि सुंदरता बाहर की नहीं अंदर की चाहिए, लेकिन शायद भारतीय समाज में हम देखते हैं कि उनको जो भी बच्चा चाहिए वो सुंदर चाहिए।
और लड़की के लिए लड़की कैसी हो, उसके लिए लड़का सुंदर चाहिए, उसका अंदर गुण है, और लड़के के लिए लड़की सुंदर चाहिए। ये हम किसको समझाना चाहिए, ये किसको समझना चाहिए कि अंदर का गुण ही सब कुछ होता है, ये नहीं। एक और दूसरा, भारतीय समाज में हम देखते हैं टीवी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और ब्यूटीफुलनेस का एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें ये बताया जाता है कि अगर आप ब्यूटीफुल नहीं हैं, ये क्रीम उपयोग नहीं करो तो आपकी शादी नहीं होगी, मतलब हर तरह आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये और नेगेटिवनेस 200% ज़्यादा फैलता है, जबकि पॉजिटिवनेस 50% कम फैलता है। तो इसका निदान कैसे किया जाए, क्योंकि अच्छे से अच्छा जो काला है कम है, लेकिन उसका दिमाग अच्छा है, लेकिन वहाँ के सबकी नज़रों में वो नर्वसनेस, मतलब वो अपने को गिल्टी फील करने लगता है, उसके अंदर गुण होते हुए भी। इसको हम कैसे कम किए, समाज की एक विपत्ति, इसको कैसे दूर किया जाए? 2 क्वेश्चन है, 1 मिनट कंटिन्यू। 2 क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन, शादी करनी है, लड़का लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। लड़का बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है, हैंडसम है, शराब पी करके दिन भर टल्ली रहता है, और जब कभी हाथ उठाता है लड़ाई झगड़ा करता है, क्या आप अपनी बेटी देंगे? नहीं। बहू बहुत खूबसूरत है, पर घर का काम कुछ भी नहीं करती, और जब भी बोलती है तो गुस्से में बड़बड़ाहट करती है, क्या आप उस बहू को घर में लेके आएंगे? नहीं। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आपको खुद मिल गया। हाँ, हो सकता है कि फर्स्ट उसको देख ले, पर भीतर 3 साल बाद में तो छोड़े, 3 महीने बाद रोना शुरू हो जाएगा कि रॉन्ग चॉइस हो गई। सही। तो भीतर में ब्यूटी होगी, वो थोड़ी बहुत सांवली भी हो तो भी अच्छी है। तो ये मैसेज हर उस माँ बाप के पास को जाना चाहिए कि आप, तो वही मैं बोल रहा हूं। दूसरी चीज, रहा सवाल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कि गोरा होने से ही सुंदर होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। ये सिखाया जा रहा है, डेली एडवर्टाइज दिखा करके माइंड वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप कॉस्मेटिक यूज करोगे तो आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, सुंदरता बढ़ेगी तो आपको कोई भी ले जाएगा, प्रपोज करेगा, नौकरी पे रखेगा और कुछ होगा। यदि ऐसा होना होता तो मेरे ख्याल से कितनी ही कंट्रीज है जो शायद बदल जाती। और वैसे भी देखा जाए तो सुंदरता शरीर में नहीं होती, या तो भीतर के व्यवहार संस्कार में होती है, या देखने वाले की आंख में होती है। तो ये जो कंटिन्यू चल रहा है आज, ये कंटिन्यू सिखाया जा रहा है, उस ब्रेन वॉश को रोकना है। तो इसीलिए इनसाइड से ब्यूटी को डेवलप करें, आउटसाइड की ब्यूटी तो एक बारिश में धुल जाती है, और चेन्नई जैसा गर्मी का माहौल हो तो मेकअप भी नहीं टिकता। तो लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो, अगर आज के समय में वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अगर ईगो ना हो अपने अंदर, जैसे प्रोफेशनल में ईगो ना हो, कहीं बिजनेस मीट में जाते वहाँ अपने अंदर एक ईगोनेस नया, थोड़ा सा ईगो आज के समय में कहीं ना कहीं रहना भी चाहिए, जो पॉजिटिव वे में काम करे। तो क्या वो पॉजिटिव वे में ईगो कभी नेगेटिव भी काम करता है? और बिजनेस का जैसे मनी का घमंड, तो कभी ना कभी किसी को, हर इंसान को ये घमंड रहता है, भले वो ऐसा कहें कि साधु भी अगर ज्ञान का घमंड कभी ना कभी तो कर ही लेता है कि भाई मेरे पास इतना ज्ञान है। तो क्या वो घमंड कैसे उसको दूर किया जाए अपने से? ऐसा है कि ईगो चाहे किसी का भी हो, साधु का हो या गृहस्थ का हो, ईगो ईगो ही है। और उस ईगो को दूर करने के लिए अपने से ऊपर देखो। तो मेरे से ज्ञानी तो भरे हैं, मैं उनके नख की बराबर भी नहीं कर सकता, तो मुझे घमंड किस चीज का करूं? तो अपने आप वो ईगो शांत होता है। दूसरा रहा सवाल, बिजनेस मीट में गए वहां पे भी ईगो, तो मुझे लगता है कि ईगो की जगह यदि यहाँ पे सेल्फ स्टीम वर्ड यूज करें तो वो ज़्यादा प्रॉपर होगा। और ईगो होगा तो कोई आपसे मीट नहीं करेगा, आप अकेले ही घूमते रहोगे। तो आज का कंप्लीट होता है। एक बच्चा और है, कोई बात नहीं। मतेवन्ना में अगर हम सुंदर होते हैं और दूसरे लोग हमें बिगाड़ने होते तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी सुंदरता को बनाए रखो, उनकी कोशिश को सफल न होने दो, और कोशिश करो कि वो भी भीतर से सुंदर हो। ये कर सकते हैं। यदि तुम बहुत सुंदर हो, और सुनो,
यदि तुम बहुत सुंदर हो और किसी ने तुम्हारे ऊपर कीचड़ लगाने की कोशिश की, मान लो लगा भी दिया, क्या करोगे? गुस्सा नहीं करूंगा, पूछोगा कि क्यों लगाया। नहीं, लगा दिया उसके बाद क्या करोगे वापस सुंदर दिखने के लिए? गुस्सा नहीं करेंगे उनसे, मुंह धोकर के साफ करोगे, हाँ। वापस सुंदर बन गए। तो ऐसे ही कोई बिगाड़ने की कोशिश भी करे तो बिगड़ो मत, और मन में कभी कुछ आ भी जाए तो सॉरी बोल के वापस सुंदर बन जाओ। नेक्स्ट डायलॉग विथ मॉन्क होगा 7 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक, और उस दिन का सब्जेक्ट रखा जा रहा है 0 आवर। 0 आवर का तात्पर्य भी आप लोगों को बता दूं, बहुत से लोगों के मन में डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन है, जो हो सकता है कि कभी इस टॉपिक से रिलेटेड न होता हो, फिर भी उनको जानना है कि कैसे इसका समाधान मिल सके। तो वो 0 आवर रहेगा एक ओपन डिस्कशन जैसा, जिसमें आप स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। एल्जेब्रा के क्वेश्चन मुझे ना पूछें क्योंकि मुझे नहीं आते। 0 आवर का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पूछ लें, बट जो अपना मेन कोर थीम है स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, उससे रिलेटेड कोई भी जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं। एक सेशन फ्री सेशन की तरह रखा जा रहा है 0 आवर 7 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक इसी समवसरण में। ओम अर्हत। और अभी अमृतवाणी स्वर संगम प्रतियोगिता का फाइनल राउंड होने वाला है, तो देश भर से जो टॉप 10 फाइनल में पहुंचे हैं, वे प्रतियोगी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अमृतवाणी के जज और अमृतवाणी के कार्यकर्ता लोग म्यूजिशियन के साथ में पहुंचे हैं। तो इसीलिए मैं इस क्रम को यहीं समाप्त कर रहा हूं, और आप लोग अमृतवाणी स्वर संगम 2018 की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं।